Hello everyone, welcome or welcome back to the channel Adduty once again. So in today's video I will discuss some physics questions which are related to your BSc Nursing entrance exam. As you all know that अभी ABBMU की वेबसाइट पे जो आप लोगों का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर आया है रिलेटेड टू योर नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, उसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन की गई है दैट जो भी आप लोगों के फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में वो सिर्फ क्लास 12 बेसिस होंगे. सो इस वीडियो में मैं जो भी फिजिक्स के क्वेश्चन शेयर करूँगी वो क्लास 12 इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो यूनिट है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है दैट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज़ 120 न्यूटन. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल्ड द फोर्स विल बी. तो बोल रहा है कि आपका जो पहले फोर्स है वो 120 न्यूटन है, बाद में अगर दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा. तो लेट अस सपोज कि जो पहला फोर्स दिया है वो F1 है, दैट इज़ F1 इज इक्वल्स टू 120 न्यूटन एंड दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको डबल करने के बाद जो फोर्स होगा उसको हम मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू होगी F2, राइट. अब हम फोर्स और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के बीच के रिलेशन की बात अगर करें तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जिसमें अगर हम K और Q1 Q2 यानी चार्जेस को अगर कांस्टेंट माने तो F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन टू चार्जेस, राइट. तो ये रिलेशन हमारा फाइनल निकल के आता है. सो अब हम इसमें अपनी वैल्यूज़ पुट करेंगे और अपना आंसर जो भी होगा वो निकालेंगे, राइट. तो F1 की वैल्यू हमारी दी गई थी 120 एंड F2 हमने मान लिया है F2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. और क्योंकि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का, तो पहला वाला जो डिस्टेंस था उसको मान लेते हैं आर स्क्वायर ही रहेगा वो, और बाद में डिस्टेंस क्योंकि डबल हो गई थी तो 2r का होल स्क्वायर दैट इज़ 4r स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा. आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 3 इज 12. देन F2 इज इक्वल्स टू आपकी वैल्यू आ जाएगी 30 न्यूटन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 30 न्यूटन. होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. ये सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं भी फिजिक्स से इन केस, तो वो आपके सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे या फिर जनरल आपके क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा टफ भी नहीं होगा. सो आप लोग अपनी जो भी फॉर्मूलाज है फिजिक्स के उसको बेस्ट कर लीजिए, उसको अच्छे से लर्न कीजिए, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे. देन यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट सिचुएटेड 4 मीटर्स फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इज 200 न्यूटन कूलम. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपको दी गई है दैट इज़ 200 न्यूटन कूलम. जो भी वैल्यूज़ दी होती हैं क्वेश्चन में उसको पहले नोट डाउन कर लिया करो, जिससे कि आपको फॉर्मूला जब आप पुट करोगे आपको पता रहेगा आपको कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, आपको कौन सा फॉर्मूला पुट करना है और आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, राइट. फिर आपसे बोल रहा है दैट इफ़ द डिस्टेंस इज रिड्यूस टू 2 मीटर. पहले डिस्टेंस थी 4 मीटर, बाद में वो घट के 2 मीटर हो गई, यानी कि पहले जो R1 थी वो थी 4 मीटर, R2 की वैल्यू आपकी हो गई है 2 मीटर, राइट. तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी E2 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, राइट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सिचुएटेड इस इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वो आपका होता है E इज इक्वल्स टू KQ बाई डी स्क्वायर. ये आप लोगों ने सुनी होगी ये फॉर्मूला, अगर नहीं पता है तो आप लोग पहले फॉर्मूला लर्न कर लीजिए. देन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट. तो हमारी जो वैल्यूज थी वो था E1 बाई E2 इज इक्वल्स टू K और Q को हम कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि हमें रिलेशन फाइंड करना है E और D के बीच में. यहाँ पर फिर हमारा हो जाएगा D2 स्क्वायर अपॉन D1 स्क्वायर, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अब यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है. तो E1 की वैल्यू थी 200, देन E2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. इसके बाद D2 यानी R2 की वैल्यू जो मीटर है तो 2 का स्क्वायर दैट इज 4 बाई R1 की वैल्यू है 4 मीटर तो 4 का स्क्वायर दैट इज 16. तो 4 4 is 16. सो E2 इज इक्वल्स टू की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 200, यानी कि 2 4 यानी 800 न्यूटन पर कूलम. सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 800 न्यूटन पर कूलम. आपका रिलेशन अगर आपको पता है, आपको फॉर्मूला पता है, तो इसमें वैल्यूज पुट करके इजीली आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हो. बहुत टफ नहीं था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बट आपको जो बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो पता होना चाहिए. अगर यही नहीं पता है तो फिर आप नहीं आंसर निकाल पाओगे. सो प्लीज़ रिमेंबर माय पॉइंट्स कि आप लोग अपना जो बेसिक फॉर्मूलेज हैं उनको पहले अच्छे से लर्न कर लीजिए सारे चैप्टर्स के रिलेटेड टू क्लास 12 चैप्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकल्स आर.
चार्ज पार्टिकल्स की वजह से जो लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो कैसे होती हैं? ऑप्शंस हैं ऑलवेज स्ट्रेट, ऑलवेज कर्व्ड, समटाइम्स कर्व्ड, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज ऑलवेज कर्व्ड। चार्ज पार्टिकल की वजह से जनरेट होने वाली लाइन्स ऑफ फोर्सेस हमेशा कर्व्ड होती हैं, रिमेंबर दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर इज। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर है, उससे d डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये पूछा हुआ है, राइट। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डिस्टेंस से क्या रिलेशन होगा? वो प्रोपोर्शनल टू d होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d होगा, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d होगा, वट एवर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर, ये इसका आंसर आपका होगा बी, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d। ऑल्दो बी और सी ऑप्शन एक जैसे ही दिए गए हैं, सो इनमें से कोई ऑप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d वाला भी होगा, बट इसका करेक्ट आंसर होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d, बिकॉज जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर स्ट्रेट चार्ज कंडक्टर इज इक्वल्स टू 1/2πε0 q/d, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 0 पॉजिटिव चार्ज इज। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द चार्ज, टूवर्ड्स द चार्ज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज अवे फ्रॉम द चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है अ फील्ड लाइन एंड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस आर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल यानी पोटेंशियल यानी वोल्ट, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है? ये दोनों ऑलवेज पैरेलल होते हैं, ऑलवेज एट 90 डिग्री, इंक्लाइंड एट एंगल 0, नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ऑलवेज एट 90 डिग्री। दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल। Next question is if the sheet of a bakelite is inserted between the plates of an air capacitor, the capacitance will be। मतलब कि बोल रहा है कि दो कैपेसिटर्स हैं, इन दोनों के बीच में अगर हम बैकेलाइट की शीट रख दें तो इन दोनों के बीच जो कैपेसिटेंस होगा उसमें क्या चेंजेस होंगे? विल डिक्रीज, विल इंक्रीज, रिमेन अनचेंज्ड और बिकम ज़ीरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज इंक्रीज। इस ऐसा करने से जो इसका कैपेसिटेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैपेसिटर स्टोर्स 0.24 coulombs एट 10 volts, इट्स कैपेसिटेंस इज। एक कैपेसिटर है जिसमें 0.24 कूलाम चार्ज है, Q इज इक्वल्स टू की वैल्यू दी गई आपकी 0.24 कूलाम और वोल्ट दिया गया है आपको 10 वोल्ट, और आपसे C यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, यानी फॉर्मूला पता होना चाहिए, किस फॉर्मूले से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू CV। तो हमको C की वैल्यू निकालनी है, तो C इज इक्वल्स टू Q/V हो जाएगा। Q की वैल्यू गिवन है 0.24 और V दिया है हमारा 10। सो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा A, दैट इज 0.024 फैरेड। फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर मेकिंग अ कैपेसिटर इट इज़ बेटर टू सिलेक्ट अ डाइलेक्ट्रिक हैविंग। अगर हमें कोई एक कैपेसिटर बनाना है तो उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज़ होता है, आपको पता है, राइट। तो वो डाइलेक्ट्रिक कैसा होना चाहिए? लो परमिटिविटी का होना चाहिए, हाई परमिटिविटी का होना चाहिए, या उसकी जो परमिटिविटी है वो सेम एज दैट ऑफ एयर? परमिटिविटी स्लाइटली मोर दैन दैट ऑफ एयर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज हाइयर परमिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस आ। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? ऑप्शंस है वोल्ट पर कूलाम, कूलाम पर वोल्ट, ओम्स, हेनरी पर वेबर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज कूलाम पर वोल्ट। अभी मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था जिसमें मैंने वैल्यूज पुट करके आंसर निकाला था कैपेसिटेंस का, दैट इज Q इज इक्वल्स टू CV। तो C इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा Q/V। Q तो कूलाम बाई वोल्ट ये एक यूनिट हो गई। इसी को या हम बोल सकते हैं और फैरेड, क्योंकि फैरेड भी कैपेसिटेंस की यूनिट होती है। तो क्योंकि फैरेड ऑप्शन नहीं है तो कूलाम पर वोल्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 315 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द नेट कैपेसिटेंस इज। बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर हैं जिसकी वैल्यू है तीनों की 15 माइक्रोफैरेड है। अगर उनको हम सीरीज़ में कनेक्ट कर दें तो फाइनल कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी? तो सबको पता होगा जब हम कैपेसिटेंस निकालते हैं तो सीरीज़ में कनेक्ट करने का मतलब है लाइक दिस। इस तरीके से हमने 3 कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिए हैं,
राइट। और तीनों की ही वैल्यू है हमारी 15 माइक्रोफैरड, ये तीनों की है, राइट। तो इसमें हमको इसका टोटल कैपेसिटेंस निकालना है। तो टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए, क्योंकि 3 माइक्रोफैरड है, तो सिंपल सा हम ट्रिक लगा देंगे, 15/3 कर देंगे, दैट इज़ 5 माइक्रोफैरड। तो ये तो शॉर्ट ट्रिक था। फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके इसका करेक्ट आंसर निकालना, वो कैसे निकालना मैं बता देती हूँ। जब 3 माइक्रोफैरड होते हैं सीरीज़ में, तो उनको हम इस तरीके से ऐड करते हैं, दैट इज़ 1/15 + 1/15 + 1/15। तो जब आप रेशियो लेके निकालोगे तो यही आंसर आएगा, दैट इज़ 3/15। तो 1/c = ये होता है हमारा, तो हो जाएगा c = 15/3, दैट इज़ 5 माइक्रोफैरड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज़ 5 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस इज जस्ट लाइक अपोजिट टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सबको पता है कि अगर सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड करते हैं तो डायरेक्ट ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 रेजिस्टेंस हैं अब हमारे 3 ओम के, तो 3 + 3 + 3 दैट इज़ 9 ओम, राइट। लेकिन कैपेसिटेंस में अगर हम सीरीज़ में ऐड करेंगे तो पैरेलल की तरह ऐड होगा इन कंपेयर टू रेजिस्टेंस, दैट इज़ 1/3 + 1/3 + 1/3, इस तरीके से ऐड होता है। तो इनको थोड़ा कंफ्यूज मत होना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लास्ट टाइम यानी 2022 एग्जाम में भी पूछे गए थे, इसी तरीके से सीरीज़ और पैरेलल वाला कनेक्शन, जिसमें पावर दी गई थी और उसमें आपको पैरेलली और सीरीज़ में कनेक्ट करके उसका जो टोटल पावर था वो निकालना था। तो कैपेसिटेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, पावर हो गया, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका सीरीज़ में कनेक्ट करके पूछ लेगा या पैरेलल में कनेक्ट करके पूछ लेगा। तो इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज हैं उनमें कन्फ्यूजन ना हो, उसको क्लियर कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द नेट कैपेसिटेंस इज, दिस इज कैपेसिटेंस। तो सेम क्वेश्चन है ऊपर की तरफ, तो इसको पहले पॉज करके आप लोग खुद से निकालिए आपकी कितनी वैल्यू आ रही है आंसर की, देन फिर वीडियो को आगे वॉच करना। तो मैं वीडियो में आंसर आपको बता देती हूँ कि क्या होगा। सेम उसी तरह से ऐड करना, मैं सिंपल ट्रिक से अब बता देती हूँ, आप लोग फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेना। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इसके पहले जो क्वेश्चन था वहाँ पे सीरीज़ में ऐड था और यहाँ पे पैरेलल में ऐड है। तो मैंने अभी बताया कि रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है। तो रेजिस्टेंस में अगर पैरेलल में कनेक्ट होते तो किस तरह से आप जोड़ते, 1/, करके जोड़ते, राइट। लेकिन कैपेसिटेंस में 1/, करके नहीं जोड़ेंगे। तो यहाँ पे तीनों कैपेसिटेंस को या तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी को हम लोग 10 + 10 + 10 करके ऐड करेंगे, राइट। तो हमारा टोटल जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 30 माइक्रोफैरड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज 30 माइक्रोफैरड। ये एफ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को अपनी वैल्यू पुट करना है। फॉर्मूले में आप सिंपली पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल मस्ट बी। डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल जो होता है वो कैसा होना चाहिए, रेजिस्टर, इंसुलेटर, गुड कंडक्टर या सेमी कंडक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इंसुलेटर, यानी कि उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होनी चाहिए, वो इंसुलेटर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कैन बी यूज्ड फॉर। एक इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, डीसी ओनली यानी डायरेक्ट करंट के लिए, एसी यानी कि अल्टरनेट करंट के लिए, बोथ डीसी एज वेल एज एसी। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज डीसी ओनली। क्वेश्चन इज, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज नॉट अफेक्टेड बाय। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है वो किसके द्वारा अफेक्ट नहीं होती है। ऑप्शन है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, एरिया ऑफ प्लेट्स, थिकनेस ऑफ प्लेट्स, ऑल ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज थिकनेस ऑफ प्लेट। प्लेट कितनी थिक है यानी कितनी मोटी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को, लेकिन डिस्टेंस, एरिया, ये सारी चीज़ों की वजह से जो भी कैपेसिटेंस होगा कैपेसिटर का वो अल्टर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से कौन सा ऑप्शन वेक्टर क्वांटिटी नहीं है यानी कि स्केलर है। ऑप्शन से लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पता होगी। A quantity which have only direction, that is scalar quantity, and the quantity which have both direction and magnitude, that is vector quantity. तो जो angular momentum होता है उसमें सिर्फ direction होती है, magnitude नहीं होता है, इसलिए ये scalar होता है, that means it's not a vector quantity. Yes, two plates of a parallel plate capacitor after being charged from a constant voltage, दो plates हैं, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर हैं, इन दोनों को ही सेम यानी कांस्टेंट वोल्टेज से चार्ज किया जा रहा है। आर सेपरेटेड अपार्ट बाय मीन्स ऑफ इंसुलेटेड हैंडल्स, इनमें इंसुलेटेड हैंडल्स लगा के इनको सेपरेट कर दिया जाए यानी दूर दूर इनको कर दिया जाए अगर, तो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट इंक्रीजेज, वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट डिक्रीजेज, चार्ज ऑन द कैपेसिटर डिक्रीजेज, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीजेज।
सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट विल डिक्रीज। अगर इनको हम दूर करेंगे तो जो इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसलिए मैं यहीं पर इसको पॉज करती हूँ, जिसमें मैंने आपसे अराउंड 18 क्वेश्चन शेयर किए और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये बेस्ट एग्जांपल्स है आपके आने वाले क्वेश्चंस का कि इस तरीके के ही क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे। इससे आपको एक आइडिया मिला होगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। उसके लिए आपको जो भी चैप्टर्स हैं 12th क्लास के, उनके जो भी फॉर्मूलाज हैं, वो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, वो अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे तो आप उनमें वैल्यूज पुट नहीं कर पाओगे एंड देन फिर आपके क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकते हैं। तो सबसे जो बेसिक चीज़ आज इस वीडियो का जो कंक्लूजन है वो ये है कि आप लोगों को पहले फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, राइट। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।